नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूपी पुलिस का पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी का पेपर है। 18 जून 2018 का पेपर इस वीडियो में सॉल्व होगा, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है। साथियों, इससे पहले 3 पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। 25 अक्टूबर 2018 का पेपर और 26 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का। तो साथियों, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको भी आप पेपर को देख लें कि पेपर कैसा आ रहा है। तो पहले हम हिंदी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर जीके का भी पेपर जैसे ही मिलेगा टाइम वैसे जीके का भी पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है साथियों, कोई भी तैयारी करने से पहले या तैयारी आपकी हो चुकी है तो उसमें ये देखने के लिए कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे या कैसे आते हैं। ठीक है साथियों, तो पूरा हूबहू पेपर है आपका जो पुलिस में आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करें साथियों, क्योंकि जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं अपने पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो हिंदी का कर रहे थे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, माफ़ी चाहूँगा साथी, खांसी थोड़ी प्रभावित हो रही है, हमारे गला थोड़ा ख़राब सा है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पर लेकिन आप चलिए पेपर की तरफ देखिए, पेपर में क्वेश्चन कैसे हैं। सामान्य हिंदी, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा है। और साथियों, हिंदी के मैंने ये भी एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें बताया था किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उस वीडियो को भी देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और पेपर का सोल्यूशन भी देखते जाओ कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे 37 के 37। तो कह रहा है तद्भव शब्द है, कौन सा है? क्या अचरज है, क्या अंधकार है, क्या अंगरक्षक है, क्या आशा है? तो तद्भव क्या है? अचरज, क्योंकि आश्चर्य का अचरज जो होता है। और अंधकार ये क्या है? ये क्या है? तत्सम है, इसका अंधेरा होता है तद्भव। अंगरक्षक का अंगरक्षा और आशा का आशा। ठीक है, चलिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? अचरज, आश्चर्य का, ये ऑप्शन होगा बी। शीत का विलोम है, सिंपल है, शीत का उष्ण होगा। 41 पे, कर शब्द, कर का अर्थ नहीं है। कर का क्या अर्थ नहीं है? तो कर माने क्या होता है? हाथ भी होता है, कर माने टैक्स भी होता है, और कर माने किरण भी होती है, सूर्य नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो। 42, जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? क्या दुर्गम, क्या दुर्लभ, क्या अगम, क्या सुलभ? बताओ, जो चीज़ कठिनाई से मिलती हो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा है आपके सामने। चलिए जवाब दीजिए फटाक से। हाँ, बोले तो इसको बोलते हैं दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता हो। आगे पूछा गया है कि अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? तो अनिल माने क्या होता है? हवा यानी वायु, और अनल माने होता है आग। ध्यान रखना, कंफ्यूज कर देता है। तो जिसमें मात्रा लग रही हो, ऐसे छोटी की मात्रा लग रही है, वो क्या है? वायु है, हवा है, यानी अनिल। और अनल माने वायु, ये ऑप्शन। 44, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग, तो सिंपल है, परा है, ए सी ऑप्शन। आगे बढ़ो। लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट, तो क्या प्रत्यय होगा? आवट, ऑप्शन डी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आगे, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव, तो महा प्लस उत्सव, गुण संधि। कौन से ऑप्शन में? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 47वां। मैंने घर जाना था, वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो मैंने घर जाना था की जगह ये होता मुझे घर जाना है, तो मैंने में अशुद्धि है। किस में अशुद्धि है? मैंने में। तो ए ऑप्शन में। 48, देशभक्त में समास है। बताओ बिना ऑप्शन के।
क्या होगा? देशभक्त, देश का भक्त। तो ऑप्शन देख लो, देश का भक्त मतलब तत्पुरुष समास, देश का भक्त, सी ऑप्शन देशभक्त में। आगे, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। जिसमें कृत की कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाच्य, और जिसमें भाव की वह भाववाच्य। तो इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है तो भाव, भाव यानी कर्म की प्रधानता है। आगे क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय पूछ रहा है। तो अव्यय क्या है? और क्या होता है? अव्यय। और, तथा, परंतु, किंतु, इसीलिए, जब, तब, ये सब क्या है? अव्यय है। भी, ये सब क्या है? अव्यय। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, सिंपल सा है, डंडा। और ये क्या है? विस्मयादिबोधक। ये क्या है? फुल स्टॉप। ये अंग्रेजी का भैया। और ये क्वेश्चन वर्ग, प्रश्नवाचक। आगे, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। कहते नहीं तू बड़ा दूध का धुला है। तो दूध का धुला होने का मतलब क्या है? निर्दोष होना, निर्दोष होना, ये ऑप्शन। 43, जिसकी लाठी उसकी भैंस का लोकांत्य क्या है? बताओ। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी क्या ऑप्शन होगा इसका सही? बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। बी, शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये सही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली संपन्न होता है ना वो अपना क्या कर लेता है? काम बना लेता है। तभी तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे, वी रस का स्थायी भाव है। बी, रस का स्थायी भाव तो क्या है? बताओ। क्रोध है? नहीं, क्रोध तो रुद्र का है, भय होता ही नहीं। विस्मय, हाँ विस्मय भयानक का होता है, और आश्चर्य का स्थायी भाव होता है विस्मय। उत्साह, वीर, वीर रस होता है तो उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या आता है? उत्साह आता है, उत्साह। ठीक है। और क्रोध, रुद्र का क्रोध होता है, और हास्य का हास होता है। स्थायी भाव ध्यान रखेंगे। आगे, दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये पहले पेपर में आ चुका है दोहा का, तब भी बार बार पूछा जा रहा है ये चीज़ें, और फिर पूछी जाएंगी। तो दोहा पहले तो सुन लो कि सोरठा का उल्टा होता है दोहा। ठीक है। और दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब ऐसे ही अगले पेपर में ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सोरठा के पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्रा होती है। तो उल्टा कर देना, अगर दोहा का उल्टा ही तो सोरठा होता है, तो दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, तो सोरठा में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार जिसमें शब्द हो। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये क्या है? शब्दालंकार है। और अर्थालंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, ये कैसे अलंकार है? ये अर्थालंकार है। तो इससे पूछा शब्दालंकार, तो कौन सा है? यमक, डी। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य से कौन सी बोली जाती है? तो ट तो मूर्धा से बोली जाती है, प ओष्ठ से बोली जाती है, क कंठ से, तो कौन सी बची? श से संलग्न, जो किससे? तालव्य से। आ गया 58 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष किसे कहते हैं? पहला और दूसरे को अघोष बोलते हैं, यानी क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ऐसे होते 5। तो पहले प्रत्येक बार स्पर्श व्यंजन में तो कौन सा अघोष पूछा है? तो जिसमें बोलने से कोई साउंड ना बने उन्हें बोलते हैं अघोष। और घोष या सघोष तो 3, 4, 5 जिनमें बोलने से साउंड बने, गूंज सी उठे। तो बताओ किस में हो सकती है? तो पहला दूसरे में कौन कौन से आते हैं? तो क आता है पहले में, तो इसीलिए पूछा है अघोष। तो अघोष क्या है? क। और बाकी सब घोष हैं, जैसे घ गूंज आ रही है, घ, ज, और क तो क निकल गया, तो इसमें कोई घोष नहीं है, तो इसीलिए ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
मैं बता चुका हूँ 3 वीडियो से पहले जब पेपर एनालिसिस कर रहे थे तभी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप होता होती से निकालो। स्त्रीलिंग पूछा है, बताओ उपहार होता है, तो ये तो नहीं है। ग्रंथ होता है, मस्तक होता है, रचना होती है। रामचरितमानस यानी रामचरितमानस की रचना हुई, ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन। अरे कहाँ पहुँच गए, चलिए आगे देखिए अगला आ गया। चलिए हाँ, अब आता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, जिनसे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इससे पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द बताओ, तो होता होती से निकालो। इच्छा होती है, राष्ट्र होता है, तो पुल्लिंग पूछा है, यही भी ऑप्शन सही है। बाकी और चेक कर लो, रक्षा होती है और योग्यता होती है, तो इसीलिए पुल्लिंग राष्ट्र है, बी ऑप्शन। आगे, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो बताओ लड़का, इसका होता है क्या घोड़ा, इसका होता है कि प्राण, वधू, बताओ किसका होता है सदा बहुवचन में, तो होता है प्राण का, यानी प्राण उड़ गए, आंसू झर गए, निकल गए, तो आंसू, प्राण, ये सब किस में आते हैं, सदा बहुवचन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, आपको करा देंगे बाद में, ठीक है। चलो अरे दोबारा से आगे, अब आ जाओ 62 पे। ये कह रहा है ने किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, ने, बताओ। तो ये किसकी है, बोलो। ऑप्शन ए कर्ता की। अब विभक्ति कितनी होती है हिंदी में, 8, साथ साथ बोलते जाओ। कर्ता ने, तो कर्ता की ने विभक्ति। कर्म को विभक्ति हो गई। कर्ण से हो गई कर्ण की। संप्रदान को और के लिए, को का मतलब किसी चीज़ को दे देना, तो संप्रदान की 2 व्यक्ति होती है, को किसी चीज़ को दे देना। जैसे चपरासी ने बच्चे को ट्रॉफी दी, तो देने के बाद वापस तो नहीं करेगा, हाँ, तो ऐसे करके किसी चीज़ को दे देना। या के लिए आ जाए तो संप्रदान हो गया। और 5वीं अपादान, अपादान का मतलब कोई चीज़ अलग हो जाना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 6वीं संबंध, काकी के रारी रे, ऐसे करके आएगी विभक्ति। और 7वीं अधिकरण, जिसमें मैं और पर आएगा। और एक आती है संबोधन वाली, हे अरे वाली, ठीक है। चलो 62 हो गई, क्वेश्चन 62 हो गया। 63 वाला देखो, तुम ऐसे सर्वनाम है, बताओ सर्वनाम छाटो कौन सा है। घर नहीं, ये तो नहीं है। पहाड़ नहीं है, नदी नहीं है, तो कौन सा है, आप, मैं, वह, यह, ये सब क्या है, सर्वनाम है। लेकिन तुम ऐसे कौन सा विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो 4 प्रकार का होता है। तो बताओ क्या लंबाई है, क्या बुढ़ापा है, क्या समझ है, क्या शांत है, बताओ कौन सा विशेषण है, बोलो बोलो। तो विशेषण है शांत, गुणवाचक, शांत, अशांत, ये क्या है विशेषण। आगे कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है, क्या गिरना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या कहना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जो स्वयं कर्ता काम न करके दूसरे से काम करवाए, तो उसमें भी 2 पार्ट बढ़ जाते हैं, एक प्रेरणात्मक और 2 प्रेरणात्मक क्रिया। जिसे एक प्रेरणात्मक बोलते हैं जो स्वयं कर्ता करता है, उसमें ना जोड़ देते हैं, और दूसरे पर करवाता है उसमें वाना जोड़ देते हैं। जैसे कि सुन ना, और दूसरे वाले में आ जाएगा सुन वाना, ठीक है। तो प्रेरणात्मक क्रिया इसमें क्या है, सुनना। चलिए इसके बाद आया 66 पे। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल है, बताओ। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या सामान्य है, क्या पूर्ण वर्तमान काल है, क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, क्या संभाव्य वर्तमान काल है, बताओ। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बताओ। तो देखो यहाँ डी ऑप्शन से चल रहे हैं। संभाव्य तो कुछ है नहीं रहा कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकती है। संदिग्ध कुछ है रहा है क्या, डाउट हो रहा है कुछ इसमें, नहीं। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये तो नहीं होगा, डी और सी, इन दोनों में देखो। तो यहाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बात पूरी है, तो पूर्ण हो गया, ठीक है, पूर्ण वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाओ। अब 67 से 71 तक आपको गद्यांश दिया गया है, उसके अनुसार प्रश्न है। चलो गद्यांश पढ़ने का तरीका यही है
कि आपको पहले क्वेश्चंस देख लो, इसके बाद गद्यांश पढ़ लो, जिससे कि क्वेश्चंस पता लग जाएगा कैसे पूछा गया है, तो आप पढ़ करके आंसर तब भी जोड़ लोगे। तो क्वेश्चन देख लो फिर गद्यांश पढ़ लेना आप। ये कह रहा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? चलिए ये क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। अच्छा, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, 70वां गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है। अच्छा ये भी है। और 71वां कह रहा है लास्ट, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है। अच्छा क्या है वहाँ पर, चलो आप पढ़ ले रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, आपको मैं दिखा दूँगा गद्यांश, आप पढ़ते जाना। ये क्या कह रहा है, चलिए पढ़ लें। भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थितियां अच्छी नहीं थीं। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। अच्छा, वह क्षेत्र है खेल। तो ध्यान रखेंगे, हम वैसे बहुत क्षेत्रों में काम अच्छा करके आए लेकिन खेल में हमने अच्छा काम नहीं किया है। आगे बढ़ते जाना, पॉइंट पकड़ते जाना। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है आगे निकल गए वाले में, ठीक है, आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाले भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संगठनों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वदा अभाव और कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। अच्छा, चाहे कारण चाहे जो भी हो इतना तय है कि हम खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। ठीक है, तो ये था पैसे। अब क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन था गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्त करना, खेलों पर गिरता स्तर, सी ओलंपिक और डी राष्ट्रीय प्रतियोगिता। तो खेलों का स्तर गिरना बार बार कह रहा है, तो आ गया ना आंसर, आगे बढ़ जाओ। अगला कह रहा है खेलों के गिरते स्तर का क्या कारण है? उसमें कह रहा था खेलों किस कारण गिर रहे हैं? दोषपूर्ण नीतियाँ, ठीक है, संघों की गुटबाजी, जे बिल्कुल सही बात है, जाते खेल का स्तर गिर रहा है। सी ऑप्शन सुविधाओं का अभाव, ये भी। और उसमें कह रहा है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो 3 तो कारण है, तो डी वाला कारण नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये वाला नहीं होगा कारण। आगे बढ़ जाओ। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन देखो, खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबाजी होने से। हाँ, नकारात्मक प्रभाव तभी पड़ेगा कि आपसी गुटबाजी करेंगे वे, क्या मेरा तेरा ऐसे करके। आगे 70वां क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं, बताओ? खेल की बात है तो खेल नहीं है राष्ट्र की उपलब्धियों में। 70 का सी, सिंपल सा पैसा था। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, बताओ? खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, क्या है? आपसी गुटबाजी, सी खिलाड़ियों की उपेक्षा, बी खिलाड़ियों की उपेक्षा, और सी दोषपूर्ण नीतियाँ, और डी कह रहा है खेलों को राष्ट्र सम्मान, क्योंकि हमसे आगे इसलिए निकल गए वहाँ खेलों को राष्ट्र सम्मान है। तो डी ऑप्शन 71 का डी। ठीक है साथियों, तो ये थे पैसेज में। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए। बीजक किसकी रचना का संग्रह है? सिंपल सा है, बीजक साकी समेत रमैनी, ब्रज भाषा में। कौन है? कबीर दास। ध्यान रखेंगे साथियों, एक बार आपको याद दिला दूँ, 7 या 8 वीडियो है महत्वपूर्ण रचनाओं की, महत्वपूर्ण कवि, लेखक, इन सब की मैंने वीडियो डाल दी है। सारे MCQ जितने भी पुलिस में पूछे गए या अदर एग्जाम में, सारे
वो क्वेश्चंस वही मिलेंगे आपको, अंतिम वीडियो में भी मिलेंगे और साथ ही साथ हर वीडियो में भी मिलेंगे। इसका प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। तो आपको अगर अच्छा करना है पेपर में तो आप वीडियो जाके जरूर देखो, उनको भी नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो। उन्हीं में सारी चीज़ें पूछी जाएगी रचनाओं से। अगर क्वेश्चन बनेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अंधेरी नगरी नाटक, तो बताओ अंधेरी नगरी किन की है? अंधेरी नगरी भारत की दुर्दशा और हिंसा न और वो हिंसा, एक और है हिंसा हिंसा वाली और था एक नाटक इनका, वेदिक हिंसा हिंसा न भवती। ये नाटक है प्रमुख किन के हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। आगे, कामायनी के रचनाकार कितनी बार आ चुका है? ये महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी के नाटक भी आते हैं बहुत। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुव साहमनी। ठीक है, कहानी आकाशदीप इंद्रजाल आंधी, ये सब इनकी कहानी है। उपन्यास भी आते हैं इनके। तो ये सब याद करोगे तभी तो होगा याद। चलिए आगे, अंतिम क्वेश्चन है ये, गोदान। देखो सब वही है, आप पढ़ो तभी क्लियर होगा। उपन्यास किनका है? प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी गोदान है, गबन है, इनकी वो है उपन्यास है, और बहुत सारे उपन्यास है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने 18 जून 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही पेपर में का एनालिसिस मैं लाता रहूँगा। पहले हिंदी का ला रहा हूँ, फिर ऐसे ही समय मिलेगा तो इसका भी लाऊंगा। पेपर देख लो, आपका लेवल भी पता लग जाएगा आपको पेपर का और अपना भी। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।